Hello, my dear students. Welcome to Success Mantra. I am Siddhi and I am here with Legal Awareness Session for October 2024. So, as we all know that now we are in November 24 and we should know कि पास्ट मंथ में कितनी ऐसी न्यूज़ेस हमारे पास आई हैं जो हमारे लीगल अवेयरनेस पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो वी ऑल नो दैट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली लॉ डोमेन एग्जामिनेशन में हमारे पास अब एक पोर्शन ऐड होकर के स्पेशली आने लगा है विच इज़ लीगल अवेयरनेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ओवर दीज बेसिक लीगल अपडेट्स जो हमें ये हेल्प करती हैं या छोटे छोटे ऐसे इनपुट्स देती हैं जो ऑफ कोर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही बट हमारी डेली लाइफ में भी हमें बहुत हेल्प करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इन बेसिक लीगल अपडेट्स को जो अक्टूबर 24 में हुए हैं. सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हियर इज अबाउट आर्टिकल 29. It says that Article 29 does not give right to claim TV language channel. ये स्टेटमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. So when I'm talking about Article 29 of Indian Constitution, it gives us cultural and educational rights. So Article 29 जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है. सो आर्टिकल 29 हम लोगों को कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर प्ली को डिसमिस करते हुए जिस प्ली में ये बोला गया कि हमारा अब तक का सबसे फेमस चैनल जो है दूरदर्शन चैनल उसे सिंधी लैंग्वेज में कास्ट किया जाए. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अंडरस्टैंड किया कि वी अंडरस्टैंड सिंधी लैंग्वेज जो है वो धीरे धीरे हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर लिटिल कंसिडरेट अबाउट दैट लैंग्वेज बट देन अगेन वी हैव वन पॉइंट दैट ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसी कोई लैंग्वेज है आपकी जो आपको कम होती हुई दिख रही है या आपको धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही है उसके लिए आप एक चैलेंज एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट कोर्ट के सामने रख दें जिसमें आप नया चैनल डिमांड कर लें. कोर्ट ने बोला इट इज़ कम्प्लीटली नॉट अलाउड. आपके पास आर्टिकल 29 ज़रूर है बट आर्टिकल 29 के हिसाब से आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे एक नया चैनल एक नया टीवी लैंग्वेज चैनल बनाने को नहीं कह सकते हैं. देयर आर मेनी अदर वेज. हम सिंधी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने स्पेसिफाई किया दैट देयर आर अदर वेज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ लैंग्वेज. अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है तो हम और मीन्स से उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे ना. बट एक नया टीवी चैनल स्टार्ट कर दें फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आपकी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही है तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड. हियर कोर्ट कंप्लीटली रिजेक्टेड दिस प्ली. सो यहाँ से हम लोगों को एक लीगल अपडेट मिलती है कि आर्टिकल 29 हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देता है बट हमें एक नया टीवी लैंग्वेज चैनल डिमांड करने का राइट नहीं देता है. Now, moving ahead with the next important legal update. So, the next update says नोटरीज के बारे में आपने बहुत सुना होगा. नोटरीज को आपने देखा भी होगा. जनरली ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या ये वो अथॉरिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप अपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करा सकते हैं नोटराइज करा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एफिडेविट्स होते हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ से अटेस्ट करा सकते हैं. तो नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स की भी काफ़ी वैल्यू होती है. ठीक है. बट हर नोटराइज डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं होती और ये बात क्लियरली हमें बोली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने. सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो मिस्टर मेघवाल जी अभी देख रहे हैं उन्होंने क्लियरली हमें एक बात बोली कि नोटरीज जो हैं वो किसी भी तरीके से इस लेवल तक अथॉरिटेटिव नहीं हैं कि वो मैरिज या फिर डिवोर्स डीड्स को एग्जीक्यूट करा दे. आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रेंट अग्रीमेंट्स बनते हैं एंड देन यू हैव एफिडेविट्स, ये सब चीज़ों को आपको नोटराइज कराने का अथॉरिटाइज कराने का राइट है. बट मैरिज या डिवोर्स डीड्स आपको कराने का राइट किसी ने नहीं दिया है. ये डीड्स अगर आप अथॉरिटाइज कराते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आपको ये पावर दी ही नहीं गई है. आप मैरिज ऑफिसर्स थोड़े ही जो हैं. अगर आपके पास मैरिज ऑफिसर्स मैरिज ऑफिशियल होने की अथॉरिटी हो तो आप मैरिज या डिवोर्स डीड को आगे अथॉरिटी दे, समझ में आता है. बट आप एक नोटरी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हिसाब से आपके पास ये राइट है ही नहीं कि आप मैरिज या फिर डिवोर्स डीड्स को एग्जीक्यूट कर सकें.
ठीक है. सो यू हैव बीन अपॉइंटेड एज नोटरी, यू हैव नॉट बीन अपॉइंटेड एज मैरिज ऑफिशियल्स. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि एनी विच वेज वी कंसिडर मैरिज, डिवोर्स बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं. ठीक है. और ये सारी चीज़ों को देखने का, ये सारी चीज़ों को कराने का काम, एक स्पेसिफिक डिसीजन जो होता है वो हमारी मिनिस्ट्री ने लिया हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लिया हुआ है. और उन्होंने ये अथॉरिटी, ये पावर किसी भी तरीके से नोटरीज को कभी दी ही नहीं है. फ़ायदा क्या होगा, फ़र्क क्या रह जाएगा? कोई भी डॉक्यूमेंट नोटरी भी एग्जीक्यूट करा रही है, कोर्ट भी एग्जीक्यूट करा रहा है, प्रॉपर ऑफिशियल्स भी एग्जीक्यूट करा रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट देन? नोटरीज खाली पड़ी रहती हैं तो फिर लोग वहीं जाएंगे, इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करा लेंगे. कोई तो पार का फ़र्क होगा ना, कोई तो ऐसा डिफरेंस होगा ना जिसके बेसिस पे वो लोग ये चीज़ समझ पाएंगे दैट एनी विच वेज हमारे लिए अभी फ़िलहाल क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. वो चीज़ तो कहीं ना कहीं हमें दिखानी पड़ेगी ना. दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास ये जजमेंट आया, जिस पर्टिकुलर जजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो आई टोल्ड यू मिस्टर मेघवाल जी देख रहे हैं करंटली, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी कि नोटरीज को मैरिज और डिवोर्स डीड्स को एग्जीक्यूट करने का राइट बिल्कुल नहीं है. किसी भी कंडीशन में वो मैरिज या डिवोर्स डीड्स को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं, राइट. तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली एक बात और बोली, सिर्फ मैरिज ऑफिसर्स ही गवर्नमेंट के थ्रू इस पर्टिकुलर टास्क के लिए अपॉइंटेड हैं. तो सिर्फ और सिर्फ मैरिज ऑफिसर्स के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो मैरिजेस को रजिस्टर करें या डिवोर्सेस को रजिस्टर करें. नोटरीज को हमने कभी भी इसके लिए डेजिग्नेट किया ही नहीं था. आज तक कभी भी नोटरीज को इसके लिए हमने रखा ही नहीं है कि वो मैरिज को सर्टिफाई करें या मैरिज सर्टिफिकेट बनाएं या डिवोर्स डीड्स बनाएं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोर्ट देन? हम क्यों बैठे हैं? हम यहाँ पर मैरिज ऑफिशियल्स को रख करके क्यों बैठे हैं? कोई मतलब ही नहीं है फिर. Getting my point? That is why we have excluded notary from this power. In fact, notary was never included in this power. But हमने देखा recently ऐसा हो रहा था कि notaries इसमें enter हो चुकी थी. ठीक है. Now, moving ahead with the next important part. A fugitive cannot maintain Article 32 petition. Article 32 अगेन हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है. ठीक है. तो अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वहाँ पर आर्टिकल 32 हमें ये राइट देता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अपने वायलेटेड फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट रिट इशू करवा सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जो ऑर्डर है उसके बेसिस पर एक फ्यूजिटिव मतलब एक ऐसा इंसान जो बचकर भाग रहा है, द वन हु इज देन एंड नाउ लाइक वेटिंग फॉर अ चांस, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रन अवे, टू एस्केप. एक ऐसे इंसान को हम आर्टिकल 32 का पिटिशन मेंटेन करने की पावर या अथॉरिटी नहीं देंगे, राइट नहीं देंगे. आपका खुद का ही कोई स्टेबल वजूद नहीं है तो आप कोर्ट से कैसे अपने राइट्स के लिए एक रेमेडी मांग सकते हैं. ठीक है. सो कोर्ट ने यहाँ पर ये जो केस में जजमेंट दिया है, द केस इज जाकिर अब्दुल करीम नाइक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. अब यहाँ पर बात हो रही है मिस्टर जाकिर नाइक की. ठीक है. ही इज हैविंग सो मेनी FIRs ओवर हिम जो एक हेट स्पीच के बेसिस पर हैं एंड ही वांटेड कि कोर्ट ना उनकी हेल्प करे और उनकी सारी की सारी जो हेट स्पीचेस के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई हुई हैं उन्हें क्लब कर दिया जाए. ठीक है. उन्होंने कोर्ट से ये दरख्वास्त करी. अब जब कोर्ट से उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी तो कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रेट अवे एक जजमेंट दिया दैट नो, नॉट एट ऑल, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू योर प्ली. रीजन बिहाइंड दैट इज वी अंडरस्टैंड कि आपके अगेंस्ट काफ़ी सारी FIRs फाइल हैं, आपके अगेंस्ट काफ़ी सारी FIRs रजिस्टर्ड हैं, बट आपकी सारी की सारी FIRs जो हैं वो अलग अलग स्टेट से भी हैं, सम फ्रॉम महाराष्ट्र, सम फ्रॉम कर्नाटका, राइट. सो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट की तरफ से ये क्वेश्चन उठाया गया कि आप कैसे एक ऐसे इंसान को जो बचकर भाग रहा है, अभी भी एस्केप करने की फिराक में है, एक ऐसे इंसान को हम प्रोटेक्शन या एक ऐसे इंसान को हम थोड़ा भी लिवरेज क्यों देंगे. तो बहुत ऑब्वियस सी बात है और कोर्ट ने यहाँ पर ये एक स्ट्रेट अवे जजमेंट दिया कि जाकिर नाइक को क्या, हम किसी भी फ्यूजिटिव को एटलीस्ट आर्टिकल 32 को हम मेंटेन करने का राइट नहीं देंगे. नाउ moving ahead, the next point here is CJI DY Chandrachud recommends Justice Sanjeev Khanna as next CJI. So that is very, very, very important hot news in the legal domain.
आपको ये चीज समझकर चलनी है। चीफ जस्टिस का टेन्योर, जो भी करंट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। हिज लास्ट वर्किंग वुड बी 10th ऑफ द नवंबर। 11th नवंबर से वो फ्री हैं। 11th नवंबर उनकी बर्थ डेट भी है, ठीक है। सो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैज एक्चुअली सर्व्ड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट टर्म। इवन अब तक जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं, ही इज माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज ही हैज डन सो मेनी रिमार्केबल पार्ट्स, ही हैज प्लेड हिज रोल वेरी नाइसली। एंड ऐसा नहीं है कि अब तक जो भी थे उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, बट ही हैज बीन द रिमार्केबल वन ऑफ कोर्स, राइट। सो काफी सारी मेजर जजमेंट्स हमारी ऐसी रही जहां पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का रोल रहा है। उनकी स्टेटमेंट्स आप सुनिए, जो भी वो देर नाउ किसी भी स्पीच में बोलते हैं या अपना कोई वरिसम इश्यू वो हमारे सामने ला करके रखते हैं, यू लिसन टू हिज वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ हिज शोज दैट हाउ ब्रिलियंट ही इज, हाउ गुड माइंडेड ही इज। सो एक्चुअली उन्होंने अपना टेन्योर बहुत अच्छे से प्रूव किया एंड नाउ ही इज बिकॉज द टेन्योर इज ओवर, सो नाउ ही इज रिकमेंडिंग जस्टिस संजीव खन्ना एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अभी जो हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो बिल्कुल रिटायरमेंट की वर्ज पे खड़े हैं, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ वी कैन सी दैट इट्स ऑलमोस्ट जस्ट 1 day लेफ्ट फॉर हिज रिटायरमेंट, राइट। तो वो बिल्कुल रिटायरमेंट की वर्ज पे खड़े हैं। एंड द नेम ऑफ सेकेंड सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज जस्टिस संजीव खन्ना हैज बीन promoted over here by him, right? So that is why Justice Khanna is going to be the next Chief Justice of India, and from 11th of the November, Justice Khanna is going to take over the role of Chief Justice of India. Now, moving ahead with the next part. So, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा वो ये कहता है कि जो भी शादियां ऐसी होती हैं जो बच्चों की माइनॉरिटी के टाइम पर ही फिक्स कर दी जाती हैं वो एक्चुअली गलत हैं, बिकॉज एनी विच वेज इस तरीके की मैरिजेस से बच्चों के कुछ राइट्स खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अगर आप बचपने में ही बच्चे की शादी फिक्स कर देंगे कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो इसकी शादी हम शर्मा जी की लड़की से करेंगे, अब यहाँ पर बच्चा तो अभी छोटा ही है, ही इज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इज एटलीस्ट मैरिज, ही इज इवन अनअवेयर ऑफ दैट। Now in that very situation when you are fixing his or her marriage, तो वहां पर बच्चे का एक जो राइट है, उसकी एक चॉइस है, वो अपनी मर्जी से चीजों को चूज करना चाहता है, वो चॉइस खत्म हो जाती है। ये जजमेंट भी एक 3 जज बेंच में आया है जहां पर हमारे चीफ जस्टिस ने इस जज बेंच को प्रिसाइड किया था, ठीक है। सो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ऑल्सो वाज प्रेजेंट हेयर एंड ही ऑल्सो सेड कि बिल्कुल भी हमें चाइल्ड बेट्रोथल्स को तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस वे आप उसकी फ्री चॉइस, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी एजेंसी, उसके चाइल्डहुड के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा देते हैं। जब वो बच्चा मेजर होगा तो अपनी लाइफ को फ्रीली आगे बढ़ाने का, शायद अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर अपनी चॉइस के हिसाब से ढूंढने का एक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा उस बच्चे की लाइफ से, विच इज कंप्लीटली अनफेयर। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अलाउड। आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। नाउ मूविंग अहेड, the next part we here have is legal aid to poor should not be poor legal aid. सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं, जिस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने सबको रेफर करा है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर लेवल पर हमारे पास लीगल एड्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला है कि हमें गरीबों को लीगल एड देनी है, हमें एक गरीब लीगल एड नहीं देनी है। मीन्स वॉट एवर सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, वॉट एवर रोल वी आर प्लेइंग, वॉट एवर असिस्टेंस वी आर प्रोवाइडिंग इन द टर्म्स ऑफ लीगल हेल्प, दैट शुड एक्चुअली बी हेल्पफुल। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पे तरस आए खुद ही कि ये कैसी मदद करी है। सो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसमें उन्होंने ये बोला है कि प्रिजनर्स को फ्री और टाइमली लीगल एड मिलनी चाहिए। और जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सारी अथॉरिटीज़ को ये ध्यान रखना है, जो भी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, उन सब अथॉरिटीज़ को ये ध्यान रखना है कि वो प्रिजन अथॉरिटीज़ की टाइम टू टाइम हेल्प कर रही हैं, ठीक है। उनके बीच में और कोर्ट के बीच में एक ब्रिज बन रही हैं, कंप्लीट डेटा उनको दिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई चीटिंग का स्कोप ना हो, कहीं पर भी ऐसा ना हो कि किसी भी पर्सन के साथ अनफेयर हो रहा है और उसको कोई चीज़ ऐसी है जो मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल रही है। नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, विच इज आधार कार्ड नॉट सूटेबल एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। सो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। दिस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आधार कार्ड जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी बताता है,
आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आधार कार्ड नहीं है। शुरुआत से चलते हैं फ्लैशबैक में, आधार कार्ड कभी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ रहा ही नहीं है। जब भी डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांगा जाता है तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड इज नेवर अ प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। सो दिस हैज़ टू बी मेड वेरी वेरी क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कोर्ट का एक रूलिंग था, पंजाब हरियाणा कोर्ट का, जिसको साइड रखते हुए उन्होंने एक क्लियर बात बोली कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट आधार कार्ड एनीवे एक्सेप्ट देन एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। और कुछ नहीं है, आधार कार्ड से सिर्फ आपकी आइडेंटिटी मैच हो रही है, ठीक है। एल्स अगर आप अपने डीओबी को चेक कराना चाहते हैं, आपको अपने डीओबी को वेरीफाई कराना है, तो वहाँ पर यू हैव टू बी प्रेजेंट विद योर क्लास 10th मार्कशीट या फिर कोई भी और वैलिड डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर एक्सेप्टेड है, ठीक है। सो कोर्ट ने ये बात बोली कि एज जो है, ऑफ कोर्स इट शुड बी डिटरमाइंड यूजिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। एज हम ऐसे ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द वे कोर्ट सिंपली सेड कि हमारे पास ये रूलिंग है, जो रूलिंग UIDAI के सर्कुलर के ऊपर लिखी हुई हर एक चीज़ को स्टेट करती है और बताती है कि आधार का यूज़ कभी भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए तो हुआ ही नहीं। वी इवन डिड नॉट इनिशिएट आधार विद द परसेप्शन कि आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। इनफैक्ट शुरुआत में जब आपने इनिशियल आधार कार्ड्स को बनते हुए देखा होगा, उसमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा जाता था, डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन ही नहीं थी। बहुत टाइम के बाद आधार कार्ड में जब अपडेट होने लगे तो डेट ऑफ बर्थ पूरी आने लगी, तो वो तो अपडेट होकर के आई है। हाउ कैन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बी अ वैलिड प्रूफ फॉर योर DOB? सो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है या फिर आपका पैन कार्ड है, दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज योर वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूविंग योर DOB. Aadhaar is not considered a valid document for proving your date of birth. Aadhaar is only a kind of document which proves your identity. I hope all these legal news are very much clear to you, and that was all about our legal updates from October month. अब हम जल्दी ही मिलेंगे आगे आने वाले मंथ्स के और आगे की इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के साथ. Till then, stay tuned to us.